नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपका 16 अक्टूबर 2022 को जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का 16 तारीख का, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जो पेपर आपके सामने है और इसकी पीडीएफ जो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर किसके साथ? इसरो के साथ समझौते पर ज्ञापन जो है वो आपका साइन किया गया, एमओयू साइन किया गया इसरो के साथ। देखो, कल हमने जो पेपर सॉल्यूशन किया था ना, उसके अंदर से मैं आपको बताऊंगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताए तो उसमें से आज के पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं सभी देखना यहाँ पे। तो देखिए, इसरो की अगर बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी जो वो स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर जो इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? एस सोमनाथ इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कल वाली क्लास देख लेना, उसमें क्वेश्चन हमने किया था। भारत की जो सीमा जो है वो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। और इसी बांग्लादेश के साथ अगर पूछे कितने राज्यों की सीमा लगती है? पांच आपके राज्य जब वो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। ये कल वाली जो शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया था। अगर पूछे नेपाल के साथ, लगभग नेपाल के साथ आपकी 1750 के आसपास किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। भूटान के साथ आपकी लगभग 700 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश होगी, सबसे कम अगर पूछे तो किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा नहीं लगती, क्योंकि जो कश्मीर का ऊपर का जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो एरिया जो है वो लगता है आपका अफगानिस्तान के साथ। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। निम्न में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी कल वाली क्लास में देख लेना, जब इजराइल का क्वेश्चन आया था उसमें हमने बात किया था। इजराइल की राजधानी जो आपकी जेरूसलम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इराक की अगर पूछ ले तो बगदाद इराक की राजधानी हो जाएगी। और डबलिन आयरलैंड की राजधानी अगर पूछे तो डबलिन हो जाएगी। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल जो शुरू किया गया, इसका जो मेन मोटिव है कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। इसके बाद, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद अगर देखा जाए तो पहले आपके 7 राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर आपका 2019 को जब उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद अभी 6 राज्यों में बच गए। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप याद रख सकते हो, यूपी बिहार, इसके साथ ही आपका महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों के अंदर आपकी जो भी वर्तमान में विधान परिषद है, अगर ये पूछ ले इसका तो राइट आंसर कर्नाटक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये पूछे कि इन 6 में से सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है, तो सबसे ज्यादा जो विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं विधान परिषद की। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की कितनी है? 403 सीटें, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा की सीटें कितनी है कमेंट करके बता देना। किस दिन जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि आपका इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में आपका गया था 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में आपके वायुसेना के चीफ कौन है? अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? वी आर चौधरी जो वो कौन हो जाएंगे? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके साथ ही 2 और देख लेना कौन कौन से। एक तो ये हो गया आपका वी.आर. चौधरी एयरफोर्स। देखो, आपका 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं एयरफोर्स डे मनाते हैं। इसके बाद 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका कौन सा आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। एयरफोर्स के अभी चीफ जो कौन है? वी.आर. चौधरी, हमने अभी पढ़ा। आर हरि कुमार जो है वो हो जाएंगे नेवी के। और आर्मी के कौन है? मनोज पांडे जो है वो आर्मी के चीफ यानी जो मुख्य हो वो कौन? मनोज पांडे हो जाएंगे आर्मी के। ये क्वेश्चन देखना, हमने पिछली जो प्रीवियस ईयर पेपरों की क्लास थी उसमें पढ़ा था। भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? कुर्ग को बोला जाता है। कुर्ग कहां पे है? कर्नाटक के अंदर। तो कुर्ग को आपका जो है वो बोला जाता है भारत का स्कॉटलैंड। और वहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है? शिलोंग को बोला जाता है। शिलोंग जो है वो आपका हो जाएगा ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, यानी कि शिलोंग को बोलते हैं। इसके बाद, डैश कला जो मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है, तो देखो कौन सी हो जाएगी? सांझी। आपको याद होगा, अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान में ये सांझी जो है आपकी एक कला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। निम्न में से 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? सबसे पहला आपको पता होगा आंध्र प्रदेश बना था, 1953 के अंदर बनाया गया, जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया। और इसी आंध्र प्रदेश से अलग किया गया किसको? तेलंगाना को। कब किया गया? 2 जून 2014 को। और इसके साथ ये बना था 29वां राज्य, क्योंकि 2014 में आपको पता है तब 29 राज्य थे। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए
तेलंगाना जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। अभी वर्तमान में अगर पूछे भारत में कुल कितने राज्य है, तो राज्य जो है वो हो जाएंगे 28 और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले तो कितने 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इसके बाद निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये वो क्वेश्चन है जो हम कई बार कर चुके हैं और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सी। हरिजन पत्रिका के बारे में भी पूछा गया जो कि किसकी है, महात्मा गांधी की। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको याद होगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। इन्हीं का एक प्रसिद्ध नारा है कौन सा, वेदों की ओर लौटो, तो ये नारा जो है किसका है, महर्षि दयानंद का। इसके बाद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज जो है पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित कर लेती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वॉलीबॉल, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका वॉलीबॉल हो जाएगा, किस देश का है, तो ये नेपाल का। भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो है जिसकी बाउंड्री अभी हमने पढ़ा वो नेपाल, उसका जो है राष्ट्रीय खेल आपका कौन सा हो जाएगा, वॉलीबॉल जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। वॉलीबॉल में पूछे कुल कितने प्लेयर होते हैं, इसके अंदर आपके 6 प्लेयर जो है वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बाकी आप सभी कर लेना, जैसे कि हमने पिछले पेपरों में भी किया था, सिर्फ जीके, साइंस, करंट अफेयर, वो क्वेश्चन इसके अंदर कवर करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहली बात उनको कहां पर हुई थी, तो उनको हुई थी बोध गया में, जो कि बोध गया आपका कहां पे पड़ता है, बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर बोध गया में 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे हुई थी, फल्गु नदी के किनारे। और फल्गु नदी को और क्या बोलते हैं, निरंजना नदी जो बोला जाता है, यानी निरंजना या फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध को और क्या बोलते हैं, लाइट जो इसको महात्मा बुद्ध को बोलते हैं एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है किसको, महात्मा बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। हर्षवर्धन के दौरान निम्न में से कौन से राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित, हाँ क्वेश्चन देखो इसके अंदर ये क्या दिया गया कि जो हर्षवर्धन जो राजा बना था उसने अपनी राजधानी थानेसर से इसको कहां पर ट्रांसफर किया था, वो किया था कन्नौज के अंदर। हर्षवर्धन जन्म जिसका 590 में होता है, 606 ईस्वी में ये राजा बनता है, 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। और एक प्रसिद्ध युद्ध है जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे वो युद्ध हुआ था। निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला पद्धति, छिपकर वार करने की जो पद्धति है गुरिल्ला पद्धति, मराठा के द्वारा थी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। मुगलों ने, आपको पता है 1526 के अंदर जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, उस समय जो मुगलों ने जो युद्ध नीति अपनाई थी वो थी तुलगमा नीति। तो तुलगमा नीति अपनाई गई थी मुगलों के द्वारा और गुरिल्ला युद्ध हो जाएगा मराठों के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल की गई, हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज 1922 में की गई थी, किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी। इसी हड़प्पा से आपके क्या मिले थे, बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार मिले थे और यहाँ पर एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली थी। और ये किस तकनीक से, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग, या जिसको लोस्ट वैक्स कास्टिंग जो है वो बोला जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता जो है कौन थे, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जो उठाई गई थी एक उर्दू कवि थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। 1921 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इलाहाबाद अधिवेशन, उसके अंदर इन्होंने मांग उठाई थी पूर्ण स्वराज की। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो कब की गई, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर जो है ये घोषणा की गई थी 1929 के अंदर। इसके बाद निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, स्वदेशी आंदोलन जो कि आपका अगस्त 1905 के अंदर चला था। और किस वजह से चला गया आपको पता है, 1905 के अंदर ही कर्जन के द्वारा जो है क्या किया गया था, बंगाल को विभाजित किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, 1911 के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन जो था ये शुरू किया गया क्योंकि उस समय कर्जन ने 1905 के अंदर बंगाल विभाजन जो है वो किया था। ब्रिटिश ने निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी, तो ब्रिटिश कौन सी भाषा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश को करेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार अधिनियम के 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर यहाँ पे, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डाउट है, एक बार इसको स्किप करते हैं।
बाकी इसको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल की क्लास में हमने किया था जब सुभाष चंद्र बोस का नारा जो आया था चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उस समय हमने बात की थी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन जो कि शुरू किया गया 1919 के अंदर। दो भाई थे, कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा। अब महात्मा गांधी का मुख्य कारण यह था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता लाने के लिए यहाँ पर इसका सपोर्ट जो वो किया था, मुद्दे को उठाया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो कहां पर? बिल्कुल थार मरुस्थल के अंदर, जो भारत और पाकिस्तान के अंदर आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। और यहां पर दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और रात का लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे पहुंच जाता है। यानी दिन के समय ज्यादा गर्मी, रात के समय ज्यादा ठंड हो जाती है। विश्व को कुल कितने टाइम जोन में विभाजित किया जाता है? तो टाइम जोन अगर पूछा गया ना, कितने? कुल 24 टाइम जोन के अंदर आपका वर्ल्ड को आपका डिवाइड किया गया, कुल 24 जोन के अंदर। अगर पूछे सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस के अंदर हो जाएंगे, टोटल 12 टाइम जोन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रशिया आ जाएगा, रशिया के अंदर कुल 11 जो है वो टाइम जोन हो जाएंगे। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन देखो, एक ये रुग्णता यानी कि मोर्बिडिटी। ये मोर्बिडिटी क्या होता है? एक तरह से जो व्यक्ति किसी डिजीज से ग्रसित हो उसको आपका ये बोला जाता है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा है? माइग्रेशन, बर्थ। ये माइग्रेशन यानी कि ये माइग्रेशन, तो इसका आपका कोई घटक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। लक्षद्वीप की राजधानी, कल की क्लास में लक्षद्वीप की बात आई थी। भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसका एरिया लगभग 32 वर्ग किलोमीटर, लगभग 32.62 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और इसकी राजधानी हमने पढ़ा था कवरत्ती, जो इसकी राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ही सिलवासा। देखो आपको पता होगा भारत के अंदर अभी कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। इससे पहले कौन कौन से? देखो दमन एंड दीव, दमन व दीव, और आपका कौन सा? दादर नगर हवेली। दमन दीव और दादर नगर हवेली, इनको आपका 26 जनवरी 2020 के अंदर इनको मर्ज किया गया था। पहले जो आपकी दादर नगर हवेली जो है ना, इसकी आपकी कौन सी हुआ करती थी? सिलवासा जो है वो राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब इनको मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज करने के बाद अभी इनकी राजधानी जो है वो कौन सी? दमन जो है वो राजधानी हो जाएगी। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी गई है पोर्ट ब्लेयर, आइजोल। कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है किसको? अमेजोन जंगल यानी अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो पूरी अर्थ जो है ना, उसकी 20% ऑक्सीजन अकेले इसी आपके वर्षावन से निकलती है। तो कौन सा? अमेजोन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। निम्न में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? यानी कि एक बिजनेस किया जाता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो ये आपकी कौन सी? तो ये शुरू की गई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए। पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा, पहली 1951 से लेकर 1956, सेकंड चली थी 1956 से लेकर 1961, और तीसरी चली थी 1961 से लेकर 1966। 3 पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 3 साल का गैप। कितना आ जाएगा? 69 से लेकर आपका 74, 74 से 78। कौन सी होगी? ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। इसके बाद 2 के बाद फिर 2 का गैप, यानी अगली जो है वो आ जाएगी 80 से 85, यानी कि ये छठी। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि जो पंचवर्षीय योजनाओं में गैप कब आया था? देखो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, उसके बाद 2 आई, फिर 2 साल का गैप। ऐसे याद रख लेना, ये आपकी पंचवर्षीय योजना थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका स्थिरता के साथ विकास से संबंधित है, और योजना आयोग के तहत इनकी शुरुआत की गई। कुल मिलाकर अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। लास्ट जो थी वो 2012 से 2017 तक की पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, शुरू में बच्चे हैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर, तो शुरू के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो यहां पर दिया गया, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग कि भारत में कुल 1969 के अंदर इंदिरा गांधी के समय में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाला है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए 1969 के अकॉर्डिंग एक जो आपका बैंकिंग कंपनियों का यानी बैंकिंग कंपनीज का जो एक्ट आया था ये भी आया था। इसके साथ ही जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये जब आरबीआई का जब आपका नेशनलाइजेशन किया गया था ना, उस समय
एक ये आपका एक्ट आया था और एक बैंक विनियमन एक्ट ये भी था। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर आता है, भी इसके अंदर डाउट रहेगा। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। निम्न में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं? कल की क्लास में क्वेश्चन किया हमने ये, हरित क्रांति, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर बोला जाए वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं, जिनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति 1966-67 के आसपास ये आई थी। और भारत में किसको? MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। वहीं पे एक ऑप्शन के अंदर एक और नाम आपको दिख रहा होगा, वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, या आपको ये दे देगा व्हाइट रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो आपकी किससे? दूध से, यानी दुग्ध क्रांति जो है वो आपकी व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, ये एक ही बात है। ये आपकी 1970 के अंदर आई थी। और अगर आपसे ये पूछे कि फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत संविधान के डीपीएसपी, कल की क्लास में जब डीपीएसपी की बात आई थी कि 42वें संविधान संशोधन में जो डीपीएसपी जोड़े गए थे, उस टाइम हमने पढ़ा डीपीएसपी जो भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है। आर्टिकल अगर पूछे तो 36 से लेकर 51 तक रहेंगे। और कहां से हमने इनको लिया? आयरलैंड से लिया था, ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे आपसे ये पूछे यूएसए, मौलिक अधिकार कहां से लिए हमने? अमेरिका से लिए थे, यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य जो हमने कहां से लिए? रूस से लिए थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो आ जाएगा, यानी कि ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपको पता है स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा। क्वेश्चन ये बनता है, पहली बात तो संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को बोला जाता है, प्रियम्बल को बोला जाता है संविधान की आत्मा। लेकिन आपसे ये पूछे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसको संविधान की आत्मा किसने बोला? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। यह आर्टिकल 32 हो जाएगा। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 29 और 30 जो है वो शोषण के विरुद्ध कल के पेपर में आया था, जो कि अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण के लिए जो आर्टिकल है वो 29 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता जो कि 25 से लेकर 28 तक हो जाएगा। तो ये आपके मौलिक अधिकार है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति हो जाएगा? लेजिस्लेचर के, विधानमंडल के, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखो, भारतीय संविधान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। एकल नागरिकता दी जाती है, बिल्कुल। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट डालने का जो अधिकार है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन जो द्विस्तरीय सरकार है ना, वो नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 के अंदर, उसके तहत 3 टायर जो है वो आपके चलाए गए, यानी 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, 2 टायर गवर्नमेंट, क्योंकि 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो होगी। 1 हॉर्स पावर में लगभग कितने वोट होते हैं? तो 0.746 किलोवाट होते हैं। वाट पूछे तो 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, 2 तरह की रिएक्शन होती है, केमिकल और फिजिकल। आपको यह ध्यान रखना है, जब केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो उनमें क्या है, जब आपके जो शुरू के जो प्रोडक्ट होते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलके एक थर्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, तो इसमें केमिकल के अंदर क्या है, हम वापिस रिवर्स से वो सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे कोयले का जलना, अगर कोयला जल गया तो क्या वापिस से उसका कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। भोजन का पाचन होना, भोजन जब पच गया क्या वापिस से उसकी रोटी खाते हैं, क्या वापिस रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। कागज को जला दिया तो क्या उस राख से वापिस कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो पानी का भाप में बनना, और भाप से वापिस भी हम पानी बना सकते हैं, पानी जो भाप को कंडेंस करके, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पानी का भाप में रूपांतरण एक तरह की फिजिकल रिएक्शन है, ना कि केमिकल रिएक्शन है। पायरिया, मसूड़ों का रोग, मसूड़ों से खून निकलता जो है वो पायरिया हो जाएगा। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। जैसे पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस, ये सारे के सारे आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो जाएंगे। फ्लोएम एक उत्तक है। देखो, पौधों के अंदर आपके पाए जाते हैं, एक तो फ्लोएम हो जाएगा और एक जाइलम हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम, इनमें आपका क्या काम होता है? देखो, जाइलम क्या करता है, जो जल जो होता है पानी के अंदर, जैसे जाइलम और जैसे जल, तो जल में जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनको नीचे से लेकर और पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, और पत्तियों से लेकर पौधों के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। किसके अंदर होता है? पौधों के अंदर, ऑप्शन नंबर ए।
भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 टायर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, आपको पता है भारत के अंदर जो 1957 के अंदर एक समिति बनाएगी जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। 1958 के अंदर इसने रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव से भारत के अंदर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर को। किस दिवस के दिन? अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था पंचायती राज। ठीक है, 3 टायर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में, कार की बैटरी के अंदर आपका कौन सा एसिड आपका यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद अच्छा कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर जो यहाँ पर देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ ये देखो, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की एक डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ये आपकी की गई कहां पर? वेस्टर्न घाट के अंदर, यानी कि केरल के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद INS तरकस ने लाल सागर में किस नौसेना के जहाजों और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया? जो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी जो उनके बीच हुआ, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जागृति अभियान जो किससे जुड़ा हुआ है? तो जागृति अभियान, जागृति क्या है? जागृति एक शुभंकर है, जो मैस्कोट जिसको बोलते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? उपभोक्ता जागरूकता, यानी कि कस्टमर अफेयर से, यानी कस्टमर जो है ना उनको इस चीज के ऊपर, इस चीज के बारे में उनको अवेयर करना, किसके बारे में? एम्पावरमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि उनके राइट के बारे में, उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए एक जागृति अभियान जो है, जागृति मैस्कोट जो है वो रखा गया। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद किसके लिए फेमस है? अजंता व एलोरा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर है। इसका नया नाम रखा गया संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आपको पता है इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रखा गया, और आपका दिल्ली के अंदर जो आपका राजपथ है उसका नया नाम रखा गया कर्तव्य पथ। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न से सम्मानित किया गया? तो कौन हो जाएंगे इसके? यूके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद टाटा पावर सोलर ने भारत किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा का परियोजना शुरू की है? तो ये कहां पर की है? केरल के अंदर। और केरल का आपका कायमकुलम की जगह पे आपका केरल के अंदर एक तैरता हुआ सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो वो शुरू किया है। 101.6 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी हो जाएगी, 350 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच में हुआ? तो ये आपका इंडो यूएस जो आपका अभ्यास था, इंडो यूएस यानी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। निम्न में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो वो कौन हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर अपने दोबारा से वही क्वेश्चन आ चुके हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और क्वेश्चन देखो वही आने वाले हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में देखोगे आपको लगभग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स देना, क्लास आपकी कैसी लगी। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं उनका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, और बाकी मैथ और रीजनिंग बाकी जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं उनका बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो बाकी एक बार PDF आप ले लेना टेलीग्राम से, वहां पर जाकर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद भी आप देख सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं बाकी बचे हुए। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको बायो के अंदर लिंक दिया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।